केआरजे न्यूज़ पर आए दीपक फौजी ने अपनी व्यथा सुनाई, जिनका मामला था एक प्लॉट के कब्जे का, यानी उनके प्लॉट पर अवैध रूप से किसी और ने कब्जा कर रखा है, जिसको लेकर हमने उप जिलाधिकारी खुर्जा प्रतीक्षा पांडे से बात की। उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। ये हमारे उच्चाधिकारी एडीएम ई तक भी पहुंचे थे, जिनको इन्होंने अपनी बात बताई। मामले में जांच की जा रही है। इसमें यह भी प्रकाश में आया है कि कोर्ट में भी इसका एक स्टे ऑर्डर चल रहा है, जिसके चलते अभी कोई निर्णय लेना कठिन है और कोर्ट के ही अनुसार कार्य होगा। हालांकि प्रतीक्षा पांडे उप जिलाधिकारी खुर्जा ने बताया कि इस पर जांच के बाद में जो भी कार्रवाई होगी, जो भी हर संभव सहयोग होगा, वो दीपक फौजी को किया जाएगा। देश की सेवा में संलग्न एक जवान की भूमि पर भूमाफिया कब्जा कर लेता है। जवान को दर दर की ठोकर खानी पड़ती है, लेकिन समाधान नहीं मिलता। तहसील प्रशासन इधर उधर भटकाता है, टरकाता है, लेकिन उनके विषय में नहीं सोचता। आखिर वो कहाँ जाए, न्याय कैसे मिलेगा? एक बहुत मोटी फाइल बना करके वो दर दर के लिए भटक रहे हैं। बड़ी मेहनत से देश की सेवा करते हुए एक छोटा सा 100 गज का प्लॉट खरीदते हैं। 200 गज के प्लॉट में से 100 गज का वो लेते हैं, उसके बाद में उस पर कोई अवैध कब्जा करता है। तहसील प्रशासन, इनका आरोप है कि तहसील प्रशासन की मिलीभगत से ऐसा हुआ है, लेकिन उसका आप देखेंगे तो आप भी महसूस करेंगे, यदि तहसील प्रशासन की मिलीभगत नहीं है तो वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। पूरी बात की जानकारी आपको दीपक कुमार, जो कि भारतीय सेना में कार्यरत है, राजपूत रेजिमेंट में है, हम उनसे आपको मिलवाएंगे और वो बताएंगे स्वयं कि उन्होंने भूमि कब ली, क्या है पूरा मामला। तो दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है केआरजे न्यूज़ में सर। और सबसे पहले आपको हम जय हिंद करते हैं। आप हमें पूरा अपना परिचय दो और फिर बताओ आपका मामला क्या है। जय हिंद साथियों, मेरा नाम दीपक कुमार राजपूत, मैं रोही का रहने वाला हूँ। मैंने 2019 में अपना कुछ पैसा इकट्ठा करके 200 गज का प्लॉट खुर्जा क्षेत्र में खरीदा था, चित्रकूट कॉलोनी में। जब मैं अब की बार छुट्टी आया हूँ तो उसको बनाने के लिए गया था, जहाँ पर कुछ लोग भूमाफियाओं ने तहसील से मिलकर उस प्लॉट पर अवैध कब्जा बताना शुरू कर दिया है और तहसील में मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, आपने जो ये प्लॉट लिया कब लिया था? 2019 में। 2019 में आपने प्लॉट लिया था। तो लिया किससे था? रविंद्र पाल सिंह। रविंद्र पाल सिंह से आपने लिया था। तो कितना रकबा था उस समय पूरा? उस समय 200 गज का प्लॉट था। ये 200 गज में से 100 गज का मकान 2 मंजिल का वहाँ बना हुआ है। 100 गज का प्लॉट मेरा, जो उस टाइम पे मैंने उसमें बाउंड्री करवाई थी और मिट्टी डलवाई थी। अच्छा, वो जो बाउंड्री कराई थी वो आज भी है वहाँ पे? उन्होंने वो बाउंड्री तोड़ के ये रेडीमेड दीवार खड़ी कर दी है पुलिस प्रशासन ने जाके साथ में। अच्छा, ये मेरे, हाँ चलिए हम अपने दर्शकों को दिखा भी दें। ये रेडीमेड बाउंड्री है। अभी इनने मुझे दिखाया था, इससे पहले जो इनकी पुरानी बाउंड्री थी वो भी इन्होंने इसमें दिखाई थी। और इन्होंने अपनी जो आवेदन है, अपना प्रार्थना पत्र तहसील प्रशासन को भी दिया। और सबसे बड़ी बात, सोल्जर बोर्ड से भी इनके लिए एक पत्र आया हुआ है। पुलिस के लिए वो आया है कि इनकी मदद की जाए। जो ज़मीन का मामला है, इन्होंने अपनी पत्नी के नाम से वो प्लॉट लिया था। आप ये सोचिए कि एक जवान के साथ में ऐसा हो रहा है तो आम इंसान के साथ क्या होता होगा। क्या अधिकारियों की संवेदनाएं मर गई? जो एक सीमा पर आपके देश को, आपकी सीमा को और आपको स्वयं को सुरक्षित रख रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग उसको मदद नहीं दे रहे हैं। तमाम तरह के संगठन भी चल रहे हैं, जिनमें से आज मैं मिला सोल्जर बोर्ड का ही एक पुराने जो साथी हैं, उनका संगठन है। वो लोग भी इनकी मदद करने के लिए आगे आए हैं। उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे, क्योंकि उनसे भी बातें हुई हैं हमारी। उसके जो जिलाध्यक्ष हैं वो भी हम थोड़ी देर में उनको बुलाएंगे कि उन्होंने इनके लिए क्या सहयोग की अपनी स्थिति बनाई है और कैसे इनको करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो तहसील प्रशासन है वो इनकी मदद क्यों नहीं कर रहा? अभी आपने अंतिम समय में कहाँ शिकायत दर्ज कराई है? मैंने एडीएम के पास साहब गया था, 3 बार एडीएम साहब के पास जा चुका हूँ, 3-4 बार एडीएम साहब के पास जा चुका हूँ। एडीएम साहब के पास मैं जाता हूँ फैमिली बच्चों को साथ में लेके, तो मेरे को ऑफिस से एडीएम साहब धक्का मार के धकेल के भगाया जाता है और बोलती है मैं क्या सुनवाई करूँ, इसमें कार्रवाई चल रही है, मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है। यहाँ पे ये पूरा भ्रष्ट है खुर्जा तहसील, यहाँ पर कोई किसी की सुनवाई नहीं है।
देखिए, सबसे बड़ी बात अभी इन्होंने कही है भ्रष्ट। इससे पहले भी कई बार भ्रष्टाचार के आरोप तहसील प्रशासन पर लगे हैं। किसान यूनियन ने स्वयं एसडीएम के सामने ही ये बातें बोली थी कि यहाँ पर भ्रष्टाचार होता है, पैसा लिया जाता है। हालांकि एसडीएम ने उन बातों को नकारा था, परंतु जो चीज़ अब सामने आ रही है, देश की सेवा में संलग्न व्यक्ति जो ऐसी बात बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। इसमें इनको स्वयं एसडीएम को जाकर के देखना पड़ेगा, इनकी मदद करनी पड़ेगी, और हम अपनी केआरजे न्यूज़ की टीम भी इनके साथ रखेंगे। जितना भी संभव होगा हम इनकी मदद करेंगे, क्योंकि राष्ट्र सबसे ऊपर है और राष्ट्र की सेवा में एक जवान संलग्न है। यदि वो भटक रहा है तो इसमें हम भी दोषी हैं। तंत्र तो दोषी है ही, हमें भी सहायता करने के लिए स्वयं आना पड़ेगा। जो सामाजिक संगठन है उनको भी आना पड़ेगा। इस विषय पर हम बात एसडीएम से भी करेंगे, उनसे भी पूछेंगे उन्होंने क्या कहा है इनसे, क्योंकि ये अपना पक्ष रख रहे हैं, तहसील प्रशासन अपना पक्ष रखेगा। उसमें क्या चीज़ है वो हम सब दर्शकों को दिखाएंगे। तो दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी जितनी मदद होगी हम करेंगे। आपने पूरी जो फाइल बना रखी है इसको भी हम ले जा करके बात करेंगे अपने स्तर से, कोशिश करेंगे आपकी मदद हो और आप परेशान ना हो। एक संगठन है यहाँ पर जो पूर्व सैनिकों का है, उसके एक पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और भी साथी उनके मौजूद हैं। उन्होंने इनकी सहायता करने का भी बीड़ा उठाया है, उनसे आपको मिलवाते हैं, वो इस विषय पर क्या कहते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनोद चौहान। अच्छा, मैं अरनिया का रहने वाला हूँ जी, और इस वक्त अखिल भारतीय पूर्व सेवा परिषद का तहसील का अध्यक्ष हूँ। तो इनकी जो समस्या है आपके सम्मुख आई है? इनकी समस्या हमारे सम्मुख आई है और तहसील कार्यालय इनका साथ नहीं दे रहा, मगर हमारा ये संगठन इनकी तरह पूरी मुस्तैदी से साथ खड़ा है और इनको हर स्थिति में न्याय दिलाने के लिए वचनबद्ध है। अच्छा, तो अभी तक आपने कुछ ऐसी प्रक्रिया अपनाई जिससे इनके लिए थोड़ा सहूलियत हो? हाँ, हमने सभी ने इकट्ठा होकर के 2 बार मुलाकात एसडीएम महोदय से की है और अभी तक हमें सफलता मिली है। आज हम फिर एसडीएम महोदय से मिलने के लिए इसी विषय में जा रहे हैं। अच्छा, ऐसी क्या समस्या बन रही है जो एसडीएम के पास बार बार जाना पड़ रहा है? क्या वो सुन नहीं रही है? क्या ऐसी कोई ऐसी बात सामने आ रही है भ्रष्टाचार के रूप में जो वो मजबूर हैं, और उनके ही क्षेत्र में एक ऐसा बड़ा काम होता है कि एक जवान की भूमि पर कब्जा हो जाता है और उसको फिर भी वो आसानी से नहीं निकाल रही? ये बिल्कुल सही है कि कुछ भूमाफियाओं ने इनके प्लॉट पर कब्जा कर रखा है और ऐसी कई परिस्थिति पैदा कर दी है सैनिक के साथ में कि जिसके लिए हमें लड़ना पड़ रहा है और अभी तक हम कामयाब नहीं हो पाए हैं। और ये कार्यालय जिसमें एसडीएम महोदय हैं, ये उनकी पूरी जिम्मेवारी है कि इनका सहयोग करें, मगर उनकी तरफ से पूरा सहयोग नहीं मिल रहा है। जो अभी इनको समस्या भी आती होगी क्योंकि ड्यूटी पे रहें या फिर यहाँ आके उसके लिए लड़ें, तो क्या ऐसी भी कोई व्यवस्था आपकी तरफ से है कि वहाँ रहें और इनके लिए यहाँ कोई सुविधा दी जाए कि आप लोग वहाँ पर इनकी बात को रखें? हाँ, जब ये यहाँ से ड्यूटी पर चले जाएंगे तो सैनिक होने का धर्म है कि हम इनकी समस्या को लेकर के हम एसडीएम महोदय से बार बार जाएंगे और इनकी समस्या को समाधान करेंगे। अभी हम एक दूसरे संगठन के हैं जो मधु कुमार सिंह राणा जी, उनसे पूछेंगे उनका संगठन कौन सा है। वो भी भूतपूर्व सैनिकों का ही संगठन है। तो सर, आपका कौन सा संगठन है? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स वेटरन एसोसिएशन बुलंदशहर, यानी अर्धसैनिक बलों। जी हाँ, और मैं उसका डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ और ऑल इंडिया लेवल पे वाइस प्रेसिडेंट हूँ। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपके सामने एक ये मामला आया है, दीपक कुमार जी जो हमारी भारतीय सेना में कार्यरत हैं, इनके साथ में ऐसा हो रहा है, तो ये बेचारे ड्यूटी करें या फिर इनके केस में यहाँ लड़ें, तो आप इस पर क्या इनकी मदद करेंगे? और आपने इसको देखा होगा मामले को, क्या इसमें है? देखिए, ये जो जवान हैं दीपक कुमार, मैंने इनकी जो प्लॉट इन्होंने लिया है चित्रकूट कॉलोनी में, उसको मौके पे जाके देखा है मैंने, और इनका प्रॉपर रजिस्ट्री है पहले। दूसरे पक्ष ने इनके बाद में उस पर रजिस्ट्री कराई है, तो जिसका पहले रजिस्ट्री किया हुआ है इसका मतलब हक उसी का बनता है। क्योंकि ये सर्विस में है, वहाँ मौके पर रहते नहीं हैं, इसलिए दूसरे पक्ष जो है, जो अवैध रूप से माफिया है, भूमाफिया हैं, वो लोग जो इस तरह के ही काम करके कब्जा करते हैं। आमतौर पे क्या होता है, सैनिक जो है वर्दी में बंधा हुआ होता है, भोला भाला होता है, उसको नौकरी करे या यहाँ पे ध्यान दे अपने,
अगर नौकरी करेगा तो यहाँ पे देखने के लिए योगी जी कहते हैं कि आप नौकरी करिए, हम आपको देखेंगे, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश में उल्टा ही हो रहा है। योगी के शासन को बदनाम करने के लिए ना तहसील प्रशासन, ना एसडीएम, ना कोई लोकल, कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। अब इसमें एक चीज़ और थी कि 2016 में जो बैनामा हुआ था, उसके बाद में फिर उस व्यक्ति ने 2016 में लिख के दिया था किसी विवाद के चक्कर में कि उसका कोई लेना देना उससे नहीं है, लेकिन वही व्यक्ति बैनामा करता है 2025 में। जब भूमि उसकी नहीं है तो 2025 में उसने बैनामा कैसे कर दिया? वो भी तो दोषी है। बिल्कुल, जिसने ये बैनामे 2 बार किए हैं, ज़्यादा दोष तो उसी का बनता है। 2016 में उसने प्रॉपर एफिडेविट दिया हुआ है कि इस पे मेरा कोई हक नहीं है, प्रॉपर तरीके से ये एफिडेविट जवान के पास इस फाइल में लगा हुआ है, इस फाइल में लगा हुआ है ये एफिडेविट। इसको भी प्रशासन देखे, समझे। प्रशासन बार बार ये कहता है कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जाने से तो मामला 10 साल के लिए रखता है। अरे जब ये सामने साफ दिख रहा है तो इसकी मदद की जाए। अब ये इसके लिए मदद के लिए कौन आएगा? प्रशासन को ही आना चाहिए आगे। एक फौजी की मदद अगर प्रशासन नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो आपका संगठन इनके लिए क्या व्यवस्था बना रहा है कि कहाँ तक जाएंगे आप? अभी तो हम तहसील लेवल पे हैं, तहसीलदार के जा रहे हैं, एसडीएम के पास जा रहे हैं, अभी इसके बाद में डीएम के पास भी जा रहे हैं। इसके बाद हम आगे योगी तक, लखनऊ जाएंगे, हम गोरखपुर मंदिर तक जाकर अपना पक्ष रखेंगे और बताएंगे कि जवान को किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है और उसकी ज़मीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। अभी दीपक कुमार जी ने हमें बताया कि ये एडीएम तक पहुँच गए, इन्होंने वहाँ भी अपनी जो प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन अभी समाधान नहीं हुआ है। बिल्कुल, समाधान कहाँ होना है? वो भी आगे एप्लीकेशन को तहसील में भेजेंगे, लास्ट में अंतिम कार्रवाई तो तहसील प्रशासन को ही करनी है। तो तहसील प्रशासन कर क्यों नहीं रहा है? अब इसके बारे में तो ये बेहतर जवाब मुझे लगता है कि सक्षम व्यक्ति एसडीएम है और तहसीलदार हैं, वो इसके बारे में बेहतर बताएंगे कि भाई वो इस कार्रवाई को क्यों नहीं कर रहे। ठीक बात है, हम उनसे हमारा काम तो लड़ना है और आगे चल कर यहाँ पे मानेंगे, ठीक है, आगे तो हमें जाना पड़ेगा, लड़ाई तो लड़नी है, अपना हक कैसे छोड़ देंगे? चलिए, जवान के साथ में केवल संगठन ही नहीं, हमारा केआरजे न्यूज़ भी सदैव साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। जहां भी इनको ज़रूरत पड़ेगी हम साथ हैं। केआरजे न्यूज़ की पूरी टीम इनके साथ है, इनको न्याय दिलाना परम कर्तव्य मानते हैं हम। और इस विषय पर हम जो सक्षम अधिकारी हैं, चाहे एसडीएम हो, तहसीलदार हो या अपर अधिकारी हैं, उन सबसे हम बात करेंगे, पूरी घटना आपको दिखाएंगे। तब तक बने रहिए आप केआरजे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। मैं डॉक्टर रोहित कुमार चौधरी, एमडी हॉस्पिटल में मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। मैं खुद एक एनोरेक्टल सर्जन हूँ। हमारे हॉस्पिटल में लगभग सारे डिपार्टमेंट उपलब्ध हैं, जैसे गायनी डिपार्टमेंट, मेडिसिन डिपार्टमेंट, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट, जनरल सर्जरी, ऑर्थो, और हमारे अस्पताल में हर वीक में एक स्पेशल ओपीडी होती है, जिसमें न्यूरो की ओपीडी है, यूरो की ओपीडी है और कार्डियो की ओपीडी है। सभी डिपार्टमेंट में मेरे यहाँ सभी विशेषज्ञों के द्वारा इलाज किया जाता है। हमारे हॉस्पिटल में 24 आवर्स मेडिकल स्टोर की सुविधा है, एम्बुलेंस की सुविधा है और एक्सरे की सुविधा है। सबसे बड़ी चीज़ हमारे हॉस्पिटल में ये है कि किसी भी तरह का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हमारे यहाँ आए, हम उसको इमरजेंसी ट्रीट करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। अब तक पिछले 2.5 वर्षों में लगभग हमने 100 से ऊपर ऐसे केस हैं जो बड़ी गंभीर अवस्था में आए, जिसको हमने मैनेजमेंट करके, जिसको बाहर भेजने की जरूरत थी हमने उनको बाहर भेजा है आफ्टर सिटी स्कैन, और जिसको रखने की जरूरत थी हमने अपने यहाँ रख के सभी का ट्रीटमेंट किया है। एमडी हॉस्पिटल में 24 आवर्स किसी भी तरह का आयुष्मान का पेशेंट हो, जिस डिपार्टमेंट में हमारे यहाँ आयुष्मान चल रहा है, हम 24 आवर्स उस डिपार्टमेंट में आयुष्मान का पेशेंट लेते हैं और टीपीई भी हमारे यहाँ उपलब्ध है।